ये जो 40%, 45% पोलिंग हो रही है, याद रखिए ये इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को यहां से रोका जाए। देश की जनता पहचान चुकी है। 400 का नारा भूल ना गए मोदी जी। एक बार भी अब सेकेंड फेज होते तो 400 का नारा भूल गए। हमने पहले ही बोला था 400 फिल्म का फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था वो सुपर फ्लॉप हो गया। डिप्रेशन में है पूरी भाजपा। केवल गाजियाबाद में कम नहीं हुआ है, ये नोएडा में भी उतना ही कम हुआ है, उससे भी ज्यादा कम हुआ है, मेरठ में भी कम हुआ है, बागपत में भी कम हुआ है, सभी जगह कम हुआ है। दिल्ली का खुला रहना, दिल्ली के अंदर लोग चले जाते हैं काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और 3 दिन की छुट्टी का होता है। प्रधानमंत्री जी तो ईवीएम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करते रह गए, लेकिन अब की बार 400 पार का नारा भूल गए, बंद कर दिया। दूसरे चरण के मतदान के बाद से ही स्पष्ट हो गया कि बीजेपी 400 पार का जो नारा था वो प्रधानमंत्री जी ने अब बंद कर दिया। गर्मी की वजह से भी मतदाता कम संख्या में निकले, और जो मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ, और सभी राजनीतिक दलों के लिए इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक दल है उनके कार्यकर्ता मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो घटती वोटिंग, बढ़ती नेताओं की फिक्र, टेंशन बढ़ रही है। यहां वोटिंग घट रही है, वहां टेंशन बढ़ रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 190 सीटों पर मतदान हो गया, और मतदान के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश और बिहार में मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिली, वोटिंग परसेंटेज। जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। यह बदलाव चुनावी नतीजों पर क्या असर डालेगा, यह एक बड़ा सवाल है। 2 चरण हो गए, 2 दौर की वोटिंग के मायने क्या हैं? मतदान प्रतिशत से क्या बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है? वैसे तो बहुत अंदाजा नहीं मिलता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। एक क्षेत्र के भीतर अलग अलग मतदान केंद्रों का आंकड़ा बताता है कि किस उम्मीदवार को कहां से बढ़त मिल रही है, मगर यह अंदाजा लगा पाना कि वोटिंग कम हुई है तो यह किसके पक्ष में हुई है और किसके खिलाफ। उदाहरण के तौर पर आंकड़ों का जिक्र करते हैं। पहले फेज पर आते हैं जहां मतदान घटा। मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने। 2019 में इसी मध्य प्रदेश में पहले फेज में 75% के आसपास वोट पड़े थे, और अब 7% कम हुए। यह पहले फेज का है। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान की भी स्थिति देखिए। राजस्थान में हालात आपके सामने। यहां भी वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले 2024 में कम हुआ, और 6% तक कम हुआ। उत्तर प्रदेश में 2019 में स्थिति क्या थी वो आपके सामने, और 2024 में 61%, यानी कि यहां भी लगभग 5.5% का अंतर दिखाई दे रहा है, वोटिंग कम। महाराष्ट्र में 64% हुई थी 2019 में, और यहां पर 63%, यहां 1% से भी कम है, आधे फीसदी से भी कम है, यहां संतोषजनक है। लेकिन 2019 में बिहार की स्थिति देखिए, 54% के आसपास, और 2024 में पहले फेज में हुआ करीब 50% के आसपास। यहां भी 5% के आसपास का अंतर दिखाई देता है। अब पश्चिम बंगाल आइए। 85% वोट हुए थे पहले फेज में 2019 में, और अब 82% के आसपास। यहां पर भी 4% के आसपास का अंतर है। अब आते हैं दूसरे फेज पर। दूसरे फेज में भी मतदान घटा। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जिक्र करते हैं। दूसरे फेज में मतदान घटा मध्य प्रदेश में। 2019 में 68% के आसपास वोट पड़े थे, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में करीब 9.5% के आसपास का अंतर देखा गया है। अब राजस्थान का आंकड़ा आपके सामने।
यहां पर भी 3.5% के आसपास का अंतर दिखाई दे रहा है। कम वोट पड़े यहां पर 2019 के मुकाबले 2024 में। उत्तर प्रदेश में देखिए दूसरे फेज में 2019 में जहां 63% के आसपास वोट थे और 2024 में 55, यानी कि 7.5% के आसपास का अंतर। महाराष्ट्र में स्थिति दिखाई देती है 2019 के मुकाबले 2024 की लगभग 3% का यह अंतर है। वहीं बिहार में भी कमोवेश यही स्थिति है, लेकिन बिहार में जो 2019 में दूसरे फेज में 62-63% वोट पड़े थे, इस बार 5% का अंतर है। करीब 57-58% वोट पड़े हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं 81% और इस बार दूसरे फेज में 75% के आसपास, 76 लगा लीजिए, यहां पर भी 5.5% के आसपास वोट कम पड़े हैं। यानी पिछले बार 2014 में जहां करीब 66% वोट पड़े और 2019 में भी यही स्थिति थी, लगभग आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। मगर इस बार 2024 में क्या यह वोट प्रतिशत गिरेगा कुल मिलाकर, यह एक बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन दूसरे फेज में पहले से भी कम मतदान, आखिरकार किसको नुकसान? क्या फिर कम हुआ मतदान? अब किसे नफा और किसे नुकसान? और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या चुनाव मुद्दा विहीन है या फिर वोटर उदासीन है? सवाल यह भी कि 2 दौर की वोटिंग से विपक्ष खुश या फिर मोदी की हैट्रिक और घटती वोटिंग, बढ़ती नेताओं की फिक्र, क्या कम वोटिंग विपक्ष के लिए लॉटरी? यह भी एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि अब बारी तीसरे चरण की है। 7 मई को 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 2019 के मुकाबले कम मतदान हुआ तो दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, आज वही एक यक्ष प्रश्न है कि किसके फायदा किसे नुकसान। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ये 4 मेहमान बन चुके हैं। पवन गोयल साहब हैं, बीजेपी के युवा और तेसरा चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। हमारे साथ आलोक पांडे जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज राय जी हमारे साथ हैं, वो भी राजनीतिक पंडित हैं, यानी कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा, लेकिन पहले मैं नीरज जी आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, फिर राजनीतिक दलों के पास जाएंगे। ये वोट प्रतिशत कुछ कहता है या किसी नतीजे पर पहुंच पाना जल्दबाजी होगी? देखिए, इसमें यह है तिलक भाई कि वोट प्रतिशत बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इसे हम आंकड़ों से हटाकर भी नहीं देख सकते हैं। विगत पिछले 12 चुनावों की अगर चर्चा करी जाए 77 से लेके अब तक, तो देखा गया है कि 7 बार फोन पास ले आएंगे, आपका ऑडियो और ज्यादा बेहतर आएगा। फोन तो पास में ही है हमारे, देखिए अब सही है नीरज जी? हाँ अब सही जा रहा है, आवाज सही है? हाँ अब सही है, अब बोलिए आप। हाँ देखिए, पिछले 12 चुनावों के आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें देखा ये गया है कि 7 बार जो हुआ है ना, मत प्रतिशत ज्यादा जब हुए हैं तो 4 बार स्थिति ये आई है कि सरकार रिपीट करी है। लेकिन 5 चुनाव जो ऐसे हुए हैं तो उन चुनावों में 4 बार तो ऐसी स्थिति आई है कि मत प्रतिशत कम होकर सरकार बदली है। जैसे कि 80 के चुनाव को देखा जाए, क्रमशः जो चल रहा है 80 के चुनाव को देखा जाए तो जनता पार्टी की सरकार हटी और कांग्रेस वहां पे रिपीट करती है, आती है, रिपीट नहीं आती है। फिर 89 में देखा जाए कि कांग्रेस कम वोट प्रतिशत आता है, वहां पर बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। और देश में सबसे कम जब चुनाव हुआ था वो 1991 में था कि राजीव गांधी फिर आते हैं। 98 में हुआ लेकिन सरकार रिपीट करी, लेकिन 2004 में जो 99 में 60% वोट पड़ा था और 2004 में 58% वोट पड़ता है, मात्र 2% कम हुआ था। और उसका खामियाजा ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 1999 में 182 सीट पे थे, वो आ गए थे 132 से 135 सीट पे और 60% वोट पड़ा है हमारा 2009 में। तो यूपीए की गवर्नमेंट देखे आपने कि रिपीट करी, लेकिन 14 में 19 में भारतीय जनता पार्टी आई है
अब स्थिति ये आ रही है कि 2% अगर उस समय कम हो रहा है, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। आंकड़े इसलिए कहते हैं, और आजादी के बाद से ये पहला चुनाव है कि जब देश का प्रधानमंत्री बिजनेसमैन की तरह एक टारगेट फिक्स करता है कि अब की बार 400 पार। यह कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में अधिकता हो गया था, और वो इनके ग्राउंड लेवल आप ये कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास का नतीजा है। देखिए, अति आत्मविश्वास का होता, कॉन्फिडेंस गलत चीज नहीं होती है। ये भी तो हो सकता है जो वोटर बाहर निकल रहे हैं वो बीजेपी की। देखिए यह कैसे आप कह सकते हैं, हम लोग ग्रास रूट की बात करते हैं। नहीं, ये ठीक उसी तरह क्योंकि आप भी यही कह रहे हैं कि ये जो वोटर बाहर निकल रहे हैं वो बीजेपी के नहीं है। एक देख लीजिए, मैं ये नहीं कहा हूं, अभी पूरी बात बोल लेने दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी की नहीं है। हाँ। बात यह है कि जब आपने देखा कि बहुत कम ही चुनाव हुए हैं हमारे देश में, जिसमें से कि 60% से ऊपर वोट पड़े हैं, लाख यत्न कर लिया चुनाव आयोग, राजनीतिक पार्टियां, लेकिन 14 के मत प्रतिशत और 19 के मत प्रतिशत में आंकड़ा बताऊं उससे बेहतर कि आपने दिखा ही दिया था। अब जितना आत्मविश्वास था 400 पार, तो 400 पार ऐसे नहीं आता है। आलोक पांडे जी, उसके लिए क्या नीरज जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? 70% से ऊपर। पूरा बात बोल लेने दीजिए, अगर विश्लेषक मैं बोल रहा हूँ तो पूरा बता दो। ठीक है, आलोक भाई तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि आधा अधूरा हो जाएगा हमारा। हाँ प्लीज जल्दी से नीरज जी बात कंप्लीट करिए, क्योंकि पैनल अभी कांग्रेस पिक्चर में नहीं है, कांग्रेस लेट है यहाँ पर भी, फिर कांग्रेस भी आएगी, उसको भी वक्त देना होगा ना। प्लीज जल्दी से देखिए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सीटों के पहले चरण में मतदान हुआ, जिसमें से कि 40 सीटों पे भाजपा थी, केवल थी, अन्य सीटों पे थी ही नहीं। फिर दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जहां जहां आपने गिनाया है, इसमें 61 सीट पे भाजपा रही है। लेकिन इस बार समस्या लग रही है, और 400, जाहिर सी बात है कि 272 पे सरकार बनती है, लेकिन 400 का आंकड़ा प्रधानमंत्री जी के गरिमा और उनके द्वारा बोली गई बातों पे प्रश्न। ठीक है, आपकी बात आ गई नीरज जी। अब आलोक जी इत्तेफाक रखते हैं जो बात नीरज जी कह रहे हैं? अगर हम इत्तेफाक रख लें तो राजनीतिक विश्लेषक कैसे? हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं IAM UPSC को ऑल्सो, तो मेरा मानना है कि इसको इसीलिए समझाते हैं साधारण भाषा में, क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं। मेरा ये मानना है कि जब UPSC का बच्चा पेपर देता है, पेपर सरल है तो डरता है कि मेरिट ज्यादा जाएगी, और पेपर कठिन है तो डरता है कि क्वेश्चन कम होगा, कहीं फेल ना हो जाए। यानी एग्जाम देने के बाद डर दोनों उसमें लगता है। वोट ऑफ परसेंटाइल ज्यादा होता है तो भी डर लगता है, वोट ऑफ परसेंटाइल कम होता है डर उसमें भी लगता है। दोनों तरह के उदाहरण है। जब वोट ऑफ परसेंटाइल बढ़ा है तो सरकार बदल गई, घटा है तो भी बदल गई, बढ़ा है तो दूसरी आ गई। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या विपक्ष को। अब ये जो जिस तरह का चश्मा लगा लेगा उस तरह से उसे दिखाई देने लगेगा। तो जो नीरज जी का चश्मा था उसके मुताबिक तो ये बीजेपी को नुकसान है, आपका चश्मा क्या दिखा रहा है? मेरा चश्मा ये कहता है कि बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है, काडर अपना वोट तो निकाल ही लेगा। आप बताइए, कांग्रेस का तो कोई काडर उत्तर प्रदेश में है नहीं, वो वोट कहाँ से निकालेगी? समाजवादी पार्टी का पन्ना प्रमुख तो है नहीं, वो लड़िए में नहीं। ये तो फिर आप बोल दीजिए मैं चुप हूं। नहीं तो आलोक जी, संगठन तो हर किसी का है ना, अपनी ताकत है संगठन की, जैसे समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया। क्या भारतीय जनता पार्टी जितना मजबूत संगठन भारत में किसी दूसरी पार्टी का है? मैं इस पे बोलना चाहूंगा। नीरज जी जल्दी से आप बोलिए, क्या कहना? देखिए, भारत जो है ना, बहुदलीय व्यवस्था के तहत चलता है। बिल्कुल आप चल रहे हैं, आप बहुत बढ़िया जा रहे हैं, लेकिन देश के अंदर अगर कोई पार्टी है ना जिसके कैडर बहुत मजबूत है तो वो समाजवादी है। बेशक उसके नेता निष्क्रिय हैं, वो अलग चीज है, लेकिन समाजवादी पार्टी के तहत कोई कैडर, देश की किसी पार्टी का कैडर मजबूत नहीं है। आलोक भाई, इस चीज को आप मानिए। ठीक, आलोक जी, नेता निष्क्रिय है। अरे सर, अब आप जो है आप जबरदस्ती न बनाए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 5 सीटें लोकसभा की जीती, कितनी काडर बेस्ड पार्टी है? तब खत्म हो जाइए थोड़ा सा। मैं बता दूं क्या आपको, देखिए अभी यही चीजें, अगर यह चीजें आप कांग्रेस काडर बेस्ड पार्टी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी। एक चीज मैं बता दूं आपको, देखिए मैं बता दूं आपको, तो देखिए ये आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि मर्सी के आधार पर कभी 2 सीटें दिया जाया करती थी। आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, खड़े रहेंगे, समझ रहे हैं ना? बहुत बुरा लगता है। वर्तमान को देखते तो आप पीछे के थोड़े रोना रोते, बताते ना कि 10 साल में आपने क्या किया है देश के लिए।
नहीं, काम तो बता ही नहीं रहे, बैठ के मंगलसूत्र बेचते हैं आप, मंगलसूत्र बेचते हैं आप मंगलसूत्र बेचते हैं। 2019 में पुलवामा में शहीद परिवार का पुलवामा में आपने मंगलसूत्र बेचने का काम करते हैं आप लोग, व्यापारी बने बैठे हैं आप। सपा से लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, अगर कोई बोल रहा है लेकिन आप सच बोलिए, सच बोलिए। राजनीतिक चश्मा में नहीं लगाया हूँ। अगर आप कांग्रेस या सपा का गड्ढा खोदेंगे तो मैं आपका भी 51 से पहले तक का भी मैं खोदूंगा। अरे भाई 1850 में खोदूंगा। कांग्रेस नहीं, ये लोकतंत्र है, जनता के बीच में टारगेट फिक्स करता है, व्यापारिक टारगेट फिक्स करता है। कांग्रेस अंग्रेजों के समर्थन के लिए बनी थी। अरे बाप रे बाप, आप उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी से है ना, पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम लीग में 2 बार चुनाव हार के मंत्री बने थे। अरे आप बोलने लायक है महाराज देश में, अब बोलने लायक नहीं है। मोदी जी हैं कि नीरज जी एक मिनट नीरज जी, आलोक जी, यार राजनीतिक दलों को बुलाया हुआ, क्यों आप आपस में उलझ रहे हो? राजनीतिक राजनीतिक पंडित दो, देखिए वो कांग्रेस भी पिक्चर में आई गई। आप लोग एक मिनट आपस में मत लड़िए सर। पवन जी एक मिनट, आपका नजरिया अपना आप लोगों ने अपनी राय रख ली कम वोटिंग को लेकर। 1 मिनट आ रहा हूं। पवन गोयल जी कैसे हैं आप? जी सर प्लीज। पवन गोयल जी, ये विपक्ष के नेता एक बात कह रहे हैं, वो जो आप नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। गोयल साहब को प्लीज स्क्रीन पर लाइए। गोयल साहब, मैं उसी नारे से ही शुरुआत कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि आजकल ये नारे मंचों पर नहीं लग रहे हैं, अब की बार 400 पार, जिस नारे से आप लोग शुरुआत कर रहे थे, वजह इसकी? जी, सबसे पहले तो मैं तिलक जी आपको और आपके चैनल इंडिया वॉइस को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने मुझे मौका दिया। उसका सबसे बड़ा कारण है, मैं आज एक आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ देश के लोगों से। आपका अधिकार है वोट देना, आपके अधिकार से राज्य की, देश की और देश का भारत मजबूत होता है। मजबूत भारत को, विकसित भारत को बनाने के लिए कृपया प्लीज आप आइए, किसी भी पार्टी को वोट करें। तिलक जी, आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से, मेरे बड़े अच्छे सहयोगी तिलक जी के माध्यम से आप किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन वोट करने जरूर आए। ये बेशक चिंता, आपने टॉपिक बहुत अच्छा उठाया है कि आज वोटिंग परसेंटेज कम है, तो मैं यही जनता से देश की अपील करता हूं जो इस चैनल को देख रहे हैं, इंडिया वॉइस को, प्लीज आप आइए और बढ़ चढ़कर वोट कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा आप किसी भी पार्टी को करें, किसी भी पार्टी। जी, अब बात करते हैं 400 पार की। तिलक जी, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये नारा कम से कम आपके साथ साथ विपक्षी लोग तो लगा रहे हैं, विपक्षी नेता खुद ही हमारी ब्रांड एम्बेसडरिंग कर रहे हैं। जैसा आपने शुरुआत की अब की बार 400 पार, और विपक्षी नेता कर रहे हैं। ये बात तो विपक्षियों ने खुद ही जने जने को बता दी है देश भर में कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है। मसला ये हो गया ना कि देश के प्रधानमंत्री की साख दांव पे लग गई। बिल्कुल साख दांव पे, तो बिल्कुल साख दांव। तो आजकल मंचों पर आप 400 पार क्यों नहीं नारा लगा रहे, वो ये जानना अब नहीं आएगा ना। बिल्कुल अब की बार 400 पार। ये बच्चा ये देखो नीरज जी, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपने प्रधानमंत्री जी को बिजनेसमैन बता दिया, मैं तब भी नहीं बोला था, गलत बात है। अगर मैं बोलूंगा ना तो आपको बोलने नहीं दूंगा, एक बात समझ नहीं आएगी। तिलक जी नेशनल चैनल पे बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप उनको कहिए अगर मेरी कोई बात गलत है तो अपनी बारी में से करेक्ट करें। अगर मैं बोलता हूँ तो बात समझ में नहीं आती किसी को। नहीं नीरज जी, गाने बैठने वाला किसी को चुप नहीं करा सकता है। एक मिनट, तो यहाँ चैनल पे बैठ के अपनी बारी का इंतजार करो, अपनी बारी का इंतजार करो। आप नेशनल चैनल पे बैठे हो, बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? एक मिनट नीरज जी, एक मिनट नीरज जी, मेरी बात तो सुनिए सर। एक मिनट, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत आपसे की नीरज जी, अगर ये और एक मिनट सर एक मिनट, मेरे से मत उलझिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ वही बात कह रहा हूं जो मैंने आपके सामने किया। अभी तक मैं 2 जो बैठे हुए पैनलिस्ट, मैं उनके पास गया भी नहीं। सबसे ज्यादा वक्त मैंने आपको दिया, आपके बीच में कोई बोला नहीं ना सर, तो प्लीज संयम के साथ सुन लीजिए। आपको अगर दिक्कत होगी तो मैं आपके पास आऊंगा। बोला तो अपराध कर दिया क्या? जैसे वो बैठ के भाषा हम सब बतिया रहे हैं कि हमारे बीच में। नीरज जी, आपने अपनी बात को रखा, आपको आपत्ति, आपके पास आऊंगा तो आप अपनी बात रखिएगा ना। देखिए, तो तरीका होता है, तो सर तरीका तो आपको भी सीखना चाहिए सर। अगर वो आपके बीच में नहीं बोले तो आपको भी तो तरीका सीखना होगा ना सर। नहीं, इसका मतलब कि आप अतिक्रमण कर लेंगे। नीरज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज संयम के साथ सुन भी लीजिए सर। जब सबने आपको सुना तो आप भी सुन लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है?
आपकी आपत्ति होगी, मैं आपके पास आऊंगा, यही तो बात हुई ना। नीरज जी, लोकतंत्र मानिए थोड़ा। एक मिनट। हाँ तिलक जी प्लीज। हाँ मैं ये कह रहा हूँ तिलक जी 400 पार। हाँ बिल्कुल 400 पार पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि हमने इस नारे को इतना मशहूर कर दिया कि आज विपक्ष और टीवी चैनल के पैनलिस्ट और टीवी चैनल के एंकर बोल रहे हैं, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या। दूसरी बात, तो ये नारा लगाने के लिए बात हुई थी क्या सिर्फ? जी ये सिर्फ नारा लगाने के लिए बात हुई थी क्या? नहीं, नारा क्यों लगाया गया मैं अब उस बात पे आ रहा हूँ। हाँ नारा लगाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, ये कम वोटिंग क्या टेंशन तो नहीं बढ़ा? पहले मैं 400 पार का उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं कम वोटिंग का भी उत्तर दे दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 400 पार का नारा इसलिए नहीं लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है। 400 पार का नारा इसलिए लगाया है, आज सड़कें 12 किलोमीटर से 36 किलोमीटर बन रही हैं। आज मेट्रो 5 राज्यों की जगह 20 राज्यों में चल रही है। हाँ। आज वैक्सीन 225 करोड़ है। हाँ। 4 करोड़ लोगों को घर डिलीवर कर चुके हैं। हाँ। और 3 करोड़ को मैनिफेस्टो में दे दिया है। आज 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था आ गई है। 12 करोड़ जल से नल आ गए हैं। एक सेकंड और सिर्फ 10 सेकंड और 1,65,000 गांव में 2014 के बाद बिजली पानी को कन्वर्ट किया गया। हाँ। उसी उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठे हुए हैं। हाँ। 18 घंटे लाइट नहीं आती थी, आज 18 घंटे शहरों में, गांव में 24 घंटे कहीं कहीं जगह पे बिल्कुल लाइट आती है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि हाँ, हम जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं अपने विकास के मुद्दों पर लगा रहे हैं। एक मिनट, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं इस बात से सहमत ना हो। नहीं ठीक है, आप कह रहे हो विकास के नारे पर हम नारा ये लगा रहे हैं, लेकिन फिर ये मंगलसूत्र और मुसलमान के नाम पर वोट क्यों मांगते? बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है आपका। तो आप तो विकास के नाम पे मांगते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इतना विकास किया, गंगोत्री से विकास की गंगा बही है। बिल्कुल भाई है, मैं वो भी उदाहरण दे दूंगा। मुसलमान और मंगलसूत्र कहां से आ गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमारी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हाँ। जब वो इस बात को अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे कि आपकी आय का, आपके व्यापार का आंकलन किया जाएगा। हाँ। और उसके बाद उसको बांटा जाएगा। क्यों भाई? अगर कहां लिखा है उसमें दिखाओ मुसलमान। बिल्कुल बोल रहे हैं जी, बिल्कुल बोल रहे हैं। नहीं, कहां लिखा है? हिंदू मुसलमान कहां लिखा है? मैं उदाहरण दे रहा हूं। नहीं उदाहरण नहीं, आप बताओ। मैं उदाहरण दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं। यहाँ फिर मैं सुधा जी से माफी मंगवाऊंगा, दिखाओ मुझे। नहीं मैं बात, आप दिखाइए कहां। मैं बता रहा हूं ना, आप सुनने। ये बताइए किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है हिंदू और मुसलमान? मैं बता रहा हूं। हाँ। मैं कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम सोच डिफाइन करके आपको बिल्कुल बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल मुसलमानों के लिए कीजिए। आप ये बताइए कोई दिक्कत नहीं है। पृष्ठ पे लिखा है? सुधा जी के हाथ में लेकर बैठी हम घोषणा पत्र। आप ये दिखाइए कि लिखा क्या है। सुधा जी घोषणा पत्र आपके पास? एक मिनट, इस घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है ना कि सर्वे किया जाएगा, उसके बाद देश का पैसा बांटा जाएगा। नहीं तो इसमें आर्थिक सर्वे के बाद कहां लिखा है कि ये मैं बता रहा हूं ना, ये मुसलमानों में बांट देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, कहां लिखा है? मैं बता रहा हूं ना, मैं मंगलसूत्र के जवाब दे रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का वो स्टेटमेंट भी दिखाइए। अगर आप दिखा रहे हैं तो आप वो स्टेटमेंट भी दिखाइए कि देश का पहला अधिकार माइनॉरिटीज स्पेशल मुस्लिमों के लिए है। दूसरी बात, 2013-14 के अंदर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को 120 प्रॉपर्टियां क्यों दी? 4% आरक्षण मुस्लिमों को क्यों दिया गया? ये तो आपकी बात है। एक मिनट इनको दिखाइए। एक मिनट सुधा जी आपने कहा कि इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान की बात। आप मुझे नहीं बता रहे कि कहां लिखा हुआ है, किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है गोयल साहब। लेकिन एक मिनट मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जानकारी चाह रहा था। आपने इनका घोषणा पत्र पढ़ा है? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। बताइए, आप बताइए। नहीं पढ़ा तो फिर आपको कैसे पता ये मुसलमानों को जो है मंगलसूत्र वो तो जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने पढ़ा है, वो आप सुनना नहीं चाह रहे हो। क्या मैं वही जानना चाहता हूं। मैं वही बता रहा हूँ। तो कहां लिखा है बताओ? हिंदू मुसलमान नेताओं की स्टेटमेंट दे रहा हूँ सर। मैं स्टेटमेंट आप कह रहे हो कि मेरे नेताओं ने बोल दिया इसलिए मैं मान रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने पढ़ा? आप कह रहे हो मैंने पढ़ा नहीं है घोषणा। आप मेरी बात तो सुनिए पूरी। आप या तो फिर आप अपनी बात ऊपर रख लीजिए। नहीं गोयल साहब, मैं क्यों अपनी बात? आपने कहा हिंदू मुसलमान उन्होंने लिखा है तो मैं हाँ, तो मैं उसके आंकड़े देता रहा हूं आपको। इन्हीं की स्टेटमेंट दे रहा हूं। आपने पढ़ा नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट दे रहा हूं मुस्लिम पे। प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको देश के अल्पसंख्यक का फायदा करना है, आपने 120 करोड़ प्रॉपर्टी 120 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को क्यों दी? जैनियों को देते, बौद्ध को देते, सिख को देते। आपने तेलंगाना में जब अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कोटा बना हुआ है तो 4% मुस्लिम के कम वोटिंग किसके हित में जा रही है? देखिए, कम वोटिंग तो ये तो रिजल्ट आने के बाद 4 जून पे ही बात चलेगा, लेकिन अब की बार 400 पार ये बात बिल्कुल सच है। और उसके बाद हम इसी चैनल पर दोबारा डिबेट कर रहे होंगे। बहुत देर से पूजा जी और सुधा जी वेट कर रहे हैं। पहले मैं आपके पास सुधा जी आना चाह रहा था लेकिन नहीं आऊंगा क्योंकि आप लेट आए। आप खुद टीचर हैं, विद्यार्थी लेट आता है तो बोलते हो ना बाहर खड़े हो जाओ। आज मैं आपके साथ वही कर रहा हूं, माफी के साथ। पहले पूजा जी आपकी बारी। पूजा जी ये कम वोटिंग का जरा मसला समझाइए।
और ये किसके हित में जा रही है? देखिए तिलक जी, ये अपने आप में चिंताजनक है कि वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। ये देश के लिए चिंताजनक है। हो सकता है कि जो है भाजपा के चिंता की जनक न हो, हाँ। पर है उनके लिए भी चिंताजनक है। हाँ। और ये लोकतंत्र से उठता हुआ विश्वास है, हाँ। जिसको विपक्ष शुरू से कह रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कि चाहे कोई भी रीजन दे दे। नहीं, यहाँ कौन सी हत्या हुई? वोटर को वोट डालना था ना, यहाँ तो बदला लेना था आपके मुताबिक। नहीं, वोटर जो है इनसे निराश है। वोटर को लोकतंत्र का भरोसा नहीं है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात। अब वो निराश है। देखिए, आपने कहा इन्होंने युवाओं को कोड़े मारे, ठीक, आपके मुताबिक। युवाओं को लाठी मारी, आपके मुताबिक। किसानों को इन्होंने परेशान किया, आपके मुताबिक। महिलाएं इनसे परेशान, तो फिर तो बम्पर वोटिंग होनी चाहिए थी ना मैडम? वोटिंग है जो निकल के आ रही है उन्हीं के आ रही है। इनके कार्यकर्ता है जो निराश है और वो वोट नहीं कर रहे, इनके यहाँ डिक्रीज हो रही है। जो आपके वाले वो वोट कर रहे हैं, इनके वाले नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा। इनके वाले नहीं कर रहे। अगर आपके वाले कौन से वोटर हैं? जो परेशान जो कोर इनके जो है कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, मैं तो कुछ और समझ गया। कार्यकर्ता है गलत नहीं तिलक जी। जो किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, सब इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। अब जैसे आपके नेता हैं एक, उन्होंने कहा कि अमरोहा में बहुत अच्छी वोटिंग हुई, कहे मजा आ गया, निकल के आए बाहर वही। तो मैं इसलिए आपसे पूछा था, थोड़ी कंफ्यूजन होगी। वो कहते वो वाले बाहर निकल के आए थे, तो मैं इसलिए आपसे इनका क्लियर कर लूं। हाँ पूजा जी, यानी वाले कौन से हैं? आपके जो नेता हैं वो ट्वीट करके खुशी जाहिर कर रहे थे, कह रहे हैं ये अच्छा हुआ, वोटिंग कम हुई और अब भाजपा हाफ। फिर वो इतना खुश क्यों हो रहे थे जब आप कह रहे लोकतंत्र की हार है? आपके नेता ने अगर बिल्कुल नहीं, ये अगर कोई कहता है कि वोटिंग परसेंटेज घटने से अच्छा है, तो ये अच्छा तो कहीं नहीं है। कोई नहीं, आपके नेता ने ये कहा है कि भाजपा हाफ, इसका मतलब चाहे हमारा नेता कह रहा हो, चाहे भाजपा का नेता कह रहा हो, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति कह रहा हो कि वोटिंग परसेंटेज घटने से जो है अच्छा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये संविधान को हम फॉलो कर रहे हैं, ये गलत है। कोई आपको क्या लगता है ये किसके हित में, या किसको नफा किसको नुकसान? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। ये देखिए, अभी 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, बताएगा, पर अभी जो हम देख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ। ये इंडिया अलायंस ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इनके कार्यकर्ता उदासीन है, इनके कार्यकर्ता खुद जो है बयानों से परेशान है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से रिलीजियस जो है पोलराइजेशन करते हैं, इनके वोटर्स जो है नाराज हुए हैं। अगर कोर वोटर की बात जो की जाती है, ठाकुर इनसे नाराज हुई है, तो वो कहीं ना कहीं जो टर्न अप नहीं हुआ है, जितना टर्न अप होना चाहिए था। 50% टर्न अप होने जो है, सुधा जी कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छी हूं। मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं डिबेट इतनी गर्म हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ा माहौल ठंडा किया जाए। एक बात सुधा जी, चाहती हूँ माफी, मैं प्रेजेंट हमेशा टाइम से होती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया, इसलिए माफी चाहती हूँ। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये मेरा सौभाग्य भी है। ये दूसरे फेज में जो मतदान पहले फेज से भी कम हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस के घर के भीतर क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा से संविधान के इस मतदान के अधिकार के उस अस्त्र को मानती हूँ कि ये अस्त्र है जिसमें जनता अपने उस अधिकार का अपने उम्मीदवार को जिता के कर सकती है, और इसका परसेंटाइल बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो नैराश्य फैला हुआ है पिछले 10 वर्ष के इनके क्रियाकलापों की वजह से, क्योंकि जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते चले जाते हैं कि जो कल बोलते हैं वो परसों भूल जाते हैं। एक जगह कहते हैं कि आधी जो संपत्ति है वो बांटने को तैयार है कांग्रेस, सेकंड डे बोलते हैं कि राजीव गांधी ने अपनी इंदिरा गांधी जी की संपत्ति लूटने के लिए इसको हटा दिया। मतलब एवं कुछ ही बोलना है, खुद ही नहीं पता है कल क्या बोला था, आज क्या बोल रहे हैं। तो जब जनता ये देख रही है कि जब होना यही है, क्योंकि ये लोग 400 पार का कहते कहते भूल गए, अब बेचारे 150 180 के पार होंगे कि नहीं, इसके लिए लगे पड़े हैं झूठ बोलने पे। नहीं तो फिर ये बताइए ना कि आपका संगठन तो इतना एक्टिव रहा भी नहीं, तो फिर ये जो वोटर बाहर निकल रहे हैं वो आपके पक्ष में ही वोट कर रहे हैं, कैसे मान लें हम? नहीं देखिए तिलक जी, मैं कभी मेरे पक्ष में उनके पक्ष में, क्योंकि चुनाव की जो सबसे खूबसूरती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो खूबसूरती है कि हर एक व्यक्ति के पास अपना जो अधिकार है, मत का अधिकार, वो किसी को भी दे। लेकिन जिस निराशा की मैंने बात की कि जो निराशा लोगों में घर कर गई है, मंगलसूत्र तो चोरी करने की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन सोना 28,000 से 80,000 पे ले आए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अरे लोग पहले मंगलसूत्र खरीद तो पाए, उस लायक तो बनने दो। लेकिन ये बात तो एवं मैंने कहा ना कि एवं कुछ ही बोलना है,
और कुछ ही बोलना है, और इस देश की जनता को समझ में आ गया कि जब यही लोग कम परसेंटाइल में और हम कुछ किसी को वोट दे भी दें, अब जनता को ये सजग करना पड़ेगा हमें और आपको सबको मिलके कि एक ही मत से हार और जीत भी हो सकती है। इस नैराश्य को हमें दूर कराना पड़ेगा और हमें सबको कम से कम ये बताना पड़ेगा। आपकी बात मैं मान लूं, लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसको लेकर आपका क्या आकलन है, मैं वो जानना चाह रहा हूं बस। देखिए, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो ये मान के चलिए तिलक जी, और लोग निकलते कहते नहीं नहीं तुम ही रहो और लो वोट और मतदान लो। ये दिखाता है कि इस देश में पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ विकास के नाम पे। ये कैसे? ना जब जो परेशान होगा उसके पास तो एक ही ताकत है, वोट देने की सबसे बड़ी ताकत तो लोकतंत्र में यही है। अब जो परेशान है, जिनको इतना प्रताड़ित किया इन लोगों ने आपके मुताबिक बीजेपी ने, तो फिर वो तो घर से बाहर निकलकर वोट डालेगा ना। अब जैसे नहीं बताती हूँ मैं। अब जैसे आलोक जी को परेशान किया इन्होंने, तो कहेंगे अब मौका आया तुम्हारा जवाब। आलोक भाई कहाँ परेशान है? वो बिल्कुल नहीं परेशान है, वो तो बहुत खुश है, क्योंकि वो जिस सोच से आते हैं वो सिर्फ गुलामी और प्रश्न के पूछने से दूर करने वाले लोग हैं। मैंने उदाहरण दिया आलोक जी का, मैं बता रही हूँ, प्रश्न ना पूछे जाए इसकी जिम्मेदारी लेते हैं लोग। इन्होंने यूपीएससी की बात कर दी थी बीच में, तो मैं उसी के आधार पे उत्तर दूंगी। आप बच्चा गरीब घर से आता हो, उसको फॉर्म खरीदने लायक छोड़ो ही मत, फिर कहो एग्जाम देके पास क्यों नहीं कर रहा है। दिक्कत इस बात की है, अरे भाई पहले उस फॉर्म को भरने लायक तो बनने दो, और कहते हो एग्जाम देके टॉपर क्यों नहीं बनता है। तो दिक्कत इस बात की कि आपने इस देश के लोग, आप जब जनता जाने कि मैं अकेला हूं, आप कह रहे हो विकास के, यानी पवन जी ने एक सांस में जो है 600 काम गिनवा दिए अभी। अरे छोड़िए, एक को काम नहीं कराए हैं। इसके बाद नीरज जी आप ही के पास होता, अगर काम होता उनके पास तो सच मान के चलिए मंचों पे प्रधानमंत्री जी न तो लड़खड़ाते, न तो लड़बड़ाते, न तो अगर 400 पार हो गए तो ईवीएम सेट नहीं है। इनसे ये भी पूछ लीजिए, अगर हमारी 400 सीटें होगी तो फिर इनको मानना पड़ेगा हमने काम भी किया और ईवीएम सेट भी नहीं है। सुधा जी, आप इस बात को मान लेंगे? अच्छा एक बात बताइए सुधा जी, अगर हमारी सीटें आ जाती हैं तो आप इस बात से एग्री हो जाएगी ना, हमने काम किया है, और आप उस बात को मान जाएंगे ईवीएम सेट तो नहीं है? क्योंकि अगर आप काम बता देंगे मैं मान जाऊंगी, मैं बताइए मान जाऊंगी। आप किस में पूछेंगी? सड़क पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, अस्पताल पे, मेट्रो पे, रेलवे पे, अर्थव्यवस्था पे, जल से नल पे, शौचालय पे, 2 लाख के बीमा पे, आयुष्मान कार्ड पे, और सुनिए बैंक के खातों पे। आप तो पोलियो का टीका नहीं लगा पाए, 225 करोड़ वैक्सीन का टीका, और हमने अमेरिका में भी एक्सपोर्ट किया जहाँ 33,000 रुपए की वैक्सीन मिल रही थी। तिलक जी रोकिए इनको, अभी तो आप पूछे थे काम बताइए, अब मैं काम बता रहा हूँ तो कहिए तिलक जी रोकिए। प्रश्न सुनिए ना कि रेलवे कितने प्रतिशत लाभ में चल रही है। अच्छा आप ये बता दीजिए, अगर हमारी सीटें आ गई तो ईवीएम हैक तो नहीं होगा ना? के नाम पे रोज आप बयान देते हैं। अच्छा ठीक, मैंने मान लिया। सुधा जी नहीं, बोलना नहीं होता है, सुनना भी होता है। हाँ बताइए, सुन लीजिए। स्कूल कॉलेज का नाम लिया है, कितने स्कूल नए खोले, कितने कॉलेज नए खोले, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। ना आप वो नहीं बोलेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने बाहर बोला है, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो झूठ था। हर दिन स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, जो खुले हैं उसे वैकेंसी नहीं आ रही है, पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस दफ्तर में ऐसा होता है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं लोग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक मिनट के बच्चे को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं, क्यों क्या करेंगे बेचारे। हाँ, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ हो गई है मैडम। नौकरी डॉक्टर सुधा मैम, 10 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गई है, और अर्थव्यवस्था तभी होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जाते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है। उसी प्रदेश की बात कर रहा हूँ। नीरज जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ नीरज जी का, आप सबका ऑडियो नीचे प्लीज, नीरज जी का ऑडियो रहेगा। नीरज जी, ये क्या चुनाव मुद्दा विहीन है, या फिर जिस तरह से पवन जी कह रहे हैं कि नहीं ये तो पहले से ही तय है कि हम तो 400 पार है इसलिए वोटर बाहर नहीं निकल रहा? देखिए, मैंने आपसे कहा तिलक भाई, ये पहला चुनाव है जब एक व्यापारी की तरह सीटों की संख्या को तय करी जा रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में मतदाताओं के ऊपर विश्वास किया जाता है। और आलोक भाई, यह यूपीएससी जो होता है सिलेक्शन से होता है, यह चुनाव आता है इलेक्शन से आता है। और आइए कहां पर यह है कि आप तो पिछले जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को आप चेंज करेंगे। अब मैं कतई नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी से बढ़िया थे, व्यक्ति में, नेता में, विस्तार में, प्रभाव में, ज्ञान में, हर एक चीजों में। अब पवन भाई गिना रहे थे रोड, देखिए भाई साहब, जो भी सरकारें रहती है इंफ्रा पे काम करती हैं, लेकिन चतुर्भुज स्वर्णिम योजना की शुरुआत अटल जी ने किया था, नदी जोड़ो योजना की शुरुआत
अटल जी ने किया था। अगर नदी जोड़ो योजना के कांग्रेस के नेता थे। अरे भैया पोस्टर से गायब कर देने वाले भाजपा के लोग बोलेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के नेता थे। अब सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी यही 2004 में क्या बोले थे, सदन के अंदर बोलने वाले हैं, सुनिए इसको। बोले थे तिलक भाई कि मैं ये नहीं मानता कि पिछले 50 सालों में देश के अंदर कोई काम नहीं हुआ, नहीं से कोई मान सकता। सुनिए, अरे मैं पूरा बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर सुधा जी जैसा नहीं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे पूजा जी की तरफ। सुनिए, मैं जो सवाल करिए बेबाकी से जवाब पाइए और आप दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो 2014 से 2024 में मोदी जी ने क्या किया, नहीं किया वो तो बता दीजिए। देश की जनता सुनना चाहती है। हाँ, जो नहीं किया वो बता दीजिए। मैं तो वो बता रहा हूँ जो किए हैं। मोदी जी ने क्या नहीं किया? हाँ, बताइए बताइए। पुलवामा में 40 लोगों को शहीद कराकर, आप इसका उत्तर दे दीजिए। आप पुलवामा पे आर्मी, मिलिट्री, नेवी उस पर सवाल उठा रहे हैं, भारत सरकार पे नहीं उठा रहे। आर्मी, मिलिट्री, नेवी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। पुलवामा अटैक का बदला एयर स्ट्राइक से लिया गया था और पाकिस्तान की संसद में दिखाया गया था। आप देश की आर्मी, मिलिट्री और नेवी से। और सुनिए, अगर आप आरडीएक्स की बात करते हैं तो फिर आप बताइए 1948 में युद्ध क्या हुआ, 1962 में युद्ध क्या हुआ, 1965 में युद्ध क्या हुआ, 1971 में युद्ध क्या हुआ। आप तो आरडीएक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने बदला लिया। किस पर करेंगे कि नेहरू फोबिया से बाहर नहीं निकलेंगे। नोटबंदी पे मैं तो नेहरू जी की एक बात भी बात ही नहीं करी। सड़कें नेहरू जी ने नहीं बनाई, 12 करोड़ 36 किलोमीटर मोदी सरकार ने बनाई है। 4 करोड़ घर मोदी सरकार ने बनाया। आपका जो साइंस सेल्फ अटेस्टेड होता है ना, ये भी मोदी सरकार ने किया। आप किसी गस्टेड ऑफिसर के पास नहीं जाना पड़ता। जो कश्मीर के अंदर तिरंगा फहर रहा है वो भी धारा 370 हटने के बाद लाल झंडा फहरता था 39 से। तिलक जी लाल झंडा फहरता था कश्मीर में और ये बोलता था अभिनंदन, लेकिन आज कश्मीर हमारा है, तिरंगा फहरता है। बेचने का काम किया है आपने महाराज। 370 हटाया और क्या हटाया है, केवल जमीन के लिए। देखिए, हाँ, और क्या हटाया वो भी सुन लीजिए। कश्मीर के अंदर 700% टूरिस्ट आया। पवन जी, एक मिनट, मुद्दे पर आ जाए, मुद्दे पर आ जाए। मैंने आपसे पूछा कि क्या चुनाव मुद्दा विहीन था? अब बताइए, मैं आ ही रहा हूँ, उसी मुद्दा पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो बीच में ये मोदी जी की तरह जो है लोग ना, बोलिए नीरज जी, मुद्दे पर आइए, सुनाएंगे आपको कुछ। मुद्दे पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते ही नहीं, 543 सीटों पे सर्वे के हिसाब से अगर आप कहें, बेशक वो गोयल भाई नेता है, पार्टी के पक्ष रखेंगे, सुधा जी नेता है, पार्टी का पक्ष रखेंगे, पूजा भी रखेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन 543 सीटों का आंकड़ा आप सुन लीजिए, 400 कहां से आ रहे हैं? ये साउथ की जो है ना 130 सीटों पे गायब है। औरों को भी बोलना था, तिलक जी नहीं, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट 125 सीटों पे गायब है। ठीक, आपका सवाल आ गया। अब अगली बार ये सवाल जरूर पूछेंगे। नीरज जी, लॉक हो गया ये सवाल। आलोक जी, जल्दी से आप, फिर सुधा जी और पूजा जी को वक्त। आलोक जी, ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा ला रहे हैं, लगा कहां से रहे हैं, आ कहां से रही है 400? अभी तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी, लेकिन मेरा मानना है कि वोट परसेंटेज क्या संकेत दे रहा है? देखिए, आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का जो रोल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अगर फिर आप कहोगे तो हम गिनाना शुरू करेंगे, उसमें टाइम बहुत लगेगा। लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस में जो उसके संस्थापक थे वो तक गोल हो गए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी इनके साथ नहीं है, केरला में ये लोग मुख्य आपस में खुद लड़ रहे हैं। तो इंडिया अलायंस के पास खुद की यूनिटी का बेस नहीं है। हाँ। बीजेपी को हराया जा सकता था अगर ये यूनाइट होते, लेकिन जब यूनाइट ही नहीं हो, पंजाब में आप देखिए, बंगाल में तो बहुत दुश्मनी वाली फाइट, तो आप यूनाइट है नहीं। अरे गजब बात करते हैं। कभी विश्लेषण में नाम ले लीजिए, सूरत में जिस तरह से जिता दिया गया, जनता को अधिकार तक नहीं मिला, क्या किस तरह हुआ आप जानते नहीं है क्या? बात मत करिए, आप तो संविधान खत्म करने वाले पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपने तो सुधा जी 1975 में इमरजेंसी लगा दी, 84 में सिंह कार्ड कर दिया, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, अब फिर कहते हैं संविधान खतरे में। अभी मेरी बहन बोल रही थी, पूजा जी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, 104 बार देश के प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं और फिर कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसे नहीं, प्लीज एक मिनट, आलोक जी का ऑडियो रहेगा, आलोक जी का ऑडियो रहेगा, आलोक जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। आलोक जी बोलिए, आप बोलिए जल्दी से। अगर सबको बोलना ही है तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं बनता है। आलोक जी बोलिए ना, आप क्यों आप लोग इस तरह से अपनी बात रखिए प्लीज।
देखिए, मेरा मानना है कि आप एक प्रश्न और आता है कि कांग्रेस कैसे मुस्लिम समर्थक नहीं है। आप पूरा 75 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए कांग्रेस का। संविधान में आज भी हमारा सिविल लॉ 1956 में खींच लिया। क्या मुसलमानों का सिविल लॉ खींचा इन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस किया था कि हिंदुओं का सिविल लॉ ले लिया है, अभी हम सबके लिए सिविल लॉ लेके आएंगे। मैं पूछ रहा हूँ वोटिंग परसेंटेज, आप कह रहे हो नेहरू जिम्मेदार। मैं वोटिंग परसेंटेज पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि इसके लिए इंदिरा गांधी जिम्मेदार। मैं कुछ वोटिंग परसेंटाइल प्लीज। गर्मी की वजह से, विपक्ष के कमजोरी की वजह से, चुनाव आयोग की शक्ति की वजह से, ज्यादा बूथ न होने की वजह से 5 से 7% गिर गया है कांग्रेस उस समय। ओके नीरज जी, बस 30 सेकंड आपके, बस 30 सेकंड फिर पूजा जी सुधा जी के पास बोलिए। 30 सेकंड में पूरी बात करते हैं। भाजपा या भाजपा समर्थित जितने लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन आजादी के बाद से भाजपा की पहली सरकार है 2014 और 19 में सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़कों को स्कॉलरशिप दी है। आजादी के बाद से पहली सरकार है जो हज पे सबसे ज्यादा सब्सिडी दी है, और ये अपने कर रहे हैं और दूसरे को मतलब दिखा रहे हैं कि फलाना ने किया, फलाना ने किया। ऐसे होता है कि हमारे में है तो मफिया, तुम्हारे में है तो माफिया है, ऐसे थोड़े चलता है। सुधा जी और पूजा जी, एक बात फिर मैं सुधा जी आ रहा हूं। पूजा जी, उदाहरण के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई, ठीक? पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो गढ़ है जहां पर किसान बाहुल माना जाता है। जी। कुछ टाइम पहले वही किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे। जी। ठीक, यानी कि वो किसान वर्ग परेशान था। अब किसानों के पास तो एक ही मौका था आपके मुताबिक घर से बाहर निकल के वोट करने का, तो ये वहां भी वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुआ? ये चिंताजनक है, मैं पहले से कह रही हूँ। लेकिन किसान निकला है, वोट किया हुआ है, और ये चीज के लिए सारी पार्टियों को जो है वर्क करना चाहिए कि जो लोगों का लोकतंत्र पे भरोसा जो है रीगेन हो, और वो जो है वोट परसेंटेज बढ़े। और कई सारे कारण और भी है, जैसे कि लगन चल रही है, गर्मियां हैं, तो ये भी कुछ कारण है। इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता कि जिसमें कह सकता कि जिसकी वजह से जो टर्न अप नहीं हुए वोटर्स। और मैं जो है बीजेपी के प्रवक्ता को जो जवाब देना चाहूंगी। मैं प्रयागराज में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, और अभी करे हूँ, और मैं अभी भी टेंशन में थी कि पता नहीं ये 1 घंटे का जो डिबेट करंट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि आधे में ही कट जाएगी करंट। कल पूरे दिन करंट नहीं था, पूरी रात करंट नहीं था, मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि करंट नहीं तो फैन नहीं तो ऐसी तो हटाई दी। और मैं इसीलिए मेरा आप देखोगे सेटअप चीज किया ऐसा कि जहां तक मान लो लाइट चली भी जाती है तो डिस्टर्बेंस ना है। हाँ। तो आप लाइट की तो बात ही ना करें। मेरी बहन देख लीजिए, अभी तक आप डिबेट कर रहे हैं, लाइट नहीं कटी है आपकी, यही है। और आपकी पार्टी में क्या होता था, लाइट चोरी करके, आपकी पार्टी में लाइट चोरी करके, आपकी पार्टी में लाइट चोरी करके बेईमान कंपनियों को दे दी जाती थी। 4 घंटे लाइट नहीं आती थी आपके जमाने में, समाजवादी पार्टी के जमाने में 4 घंटे लाइट। कम वोटिंग पर आ जाइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कम वोटिंग पर आइए, जो कम प्रतिशत। देखिए भाजपा एक बात नहीं चलती है कि अब 20 मिनट आ गए, 24 घंटे से लाइट नहीं है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये करो 1 घंटे लाइट है। पूजा जी, लाइट पर आप मंच पे चर्चा उठा रहे हैं ना, मुद्दा उठा रहे हैं, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो लाइट की बजाय। जब मैं अभी 4 साल पहले का वो कब्र खोद रहे थे तब आपने नहीं बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। पूजा जी, जैसे उदाहरण के तौर पर, एक मिनट, आपने कहा हमारा गठबंधन सब कुछ हो गया, सब कुछ ऑल इज वेल हो गया, होना था हो गया, लेकिन राहुल और अखिलेश जी थोड़ा रैली में इकट्ठे साथ होते, एक माहौल टाइप का होता ना, नैरेटिव माहौल टाइप का, वो थोड़ा बन जाता। और वो जो आपका जो पीडीए वाला फॉर्मूला है, जैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित क्या आधी आबादी, मतलब जहां आपका मन करे वहां उस हिसाब से फॉर्मूला फेंक देते हो, तो थोड़ा एक माहौल तो बनता ना। बिल्कुल माहौल है, और जो है उसमें थर्ड तरह की जो वोटिंग मुझे होता है बिल्कुल दिख के भी आएगी। और जैसे आप रैलियों की बात कर रहे हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी कंटिन्यूसली रैली कर रहे हैं, कंटिन्यूस जनसंपर्क कर रहे हैं, और माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने भी साथ में रैलियां की हुई है। नहीं की तो नहीं, उन्होंने देखा। तिलक जी, समाजवादी पार्टी की रैली में नारे लग रहे हैं आपकी बार 5 पार, अरे 5 आपकी रैली में नारे लग रहे हैं, बताओ आपकी रैली में आपकी बार 5 पार बना सकते हैं, आप नैरेटिव नहीं बना रहा, नैरेटिव नहीं बना रहा। मेरी बहन आपकी रैली में लग रहा है आपकी बार 5 पार। अच्छा ये बताइए 5 पार हो जाएगी नहीं होंगी? अच्छा ये बताइए तो सही, 5 पार हो जाएगी नहीं? ये आपकी बौखलाहट है, ये आपकी बौखलाहट, इतना शर्माए नहीं दे सकते।
बौखलाहट आपको नहीं चाहिए। ओपी राजभर आपको छोड़ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य आपको छोड़ गई, वो मेरी बहन एक पटेल थी वो आपको छोड़ गई, जयंत चौधरी जी आपको छोड़ गए। आप जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे, ये प्रियंका गांधी आई है और यहाँ पर जाएंगी और नकली हिंदू बन के चली जाएंगी, उनके साथ आपने गठबंधन कर लिया। ओपी राजभर आपको छोड़ गए। मैडम लाइट नहीं गई आपकी अभी तक, देखो लाइट आ रही है। एक मिनट सुधा जी एक बात बताइए। देखिए, दूसरे फेज के वोटिंग प्रतिशत से ये अंदाजा लगा पाना किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है, ये बहुत जल्दबाजी है और ये हवा में तीर मारने सरीका है। ठीक, लेकिन सुधा जी चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं अभी भी मैं अड़िग हूं। पवन जी ने, मैंने 4 बार पूछा, कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अब की बार आप कितने पार? 40 पार नारा लगा रहे थे, अब की बार 40 पार। 1 मिनट सुधा जी बताएंगे। सुधा जी इनसे कॉमेडी करवा लीजिए, अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, इन्हीं से करवा लीजिए। पूरा डिबेट को इन्होंने कॉमेडी में तब्दील कर दिया है, क्योंकि फैक्ट्स है ना इनके पास, बस लाइट नहीं गई। आप तो फैक्ट्स पर बात करते हैं ना, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल हाँ। तो मतलब बता रही हूँ कि 40 इन्होंने बोला, अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिनके भरोसे जिस गारंटी पे चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, उसी गारंटी ने मंचों पे ये वही कुछ भी बोलना शुरू कर दिया है। अभी बात हो रही थी वो हिंदू मुस्लिम, ये नहीं करेंगे इनका खाना नहीं पचता है। एक जगह बोलते हैं कि आपके हज की सब्सिडी के लिए मैंने बात कर रखी है, और उसके जस्ट एक दिन पहले बोले होते हैं कि आप लोगों जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और तिलक जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर पूछा जाए कितने भाई बहन हैं, तो अभी बात स्पष्ट हो जाएगी किसके कितने बच्चे होते थे और पहले किसके कितने बच्चे नहीं होते थे। वो बात स्पष्ट है, क्योंकि सभी जो यहाँ बैठे हैं, कोई 4-5 भाई बहन होगा, कोई 6-7 भाई बहन होगा, सब ऐसे ही होते थे, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था। मुद्दों का करंट क्यों नहीं पहुंच पा रहा? आ रही हूँ, करंट क्यों नहीं पहुंच रहा है? जनता कंफ्यूज है कि 6वें नंबर पे प्रधानमंत्री जी है पुत्र के रूप में, और वो कह रहे हैं अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सब कुछ बढ़ जाएगा। वो सोच रहे हैं कि आपस में तो नहीं बांट रहे हैं। डॉक्टर सुधा, यही मुद्दा है? नहीं, जनता कंफ्यूज हो रही है कि क्या ये कंफ्यूज जनता हो रही है या विपक्ष हो रहा है? नहीं, विपक्ष नहीं, विपक्ष का तो जो करना था, जो हम करना चाहते हैं। आप ये कह रहे हो कि आप ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो आप इनकी पिच पर जाकर क्यों खेल रहे हो? नहीं खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? इनकी आप तो खेल रहे हो, रोज ही खेल रहे हो। नहीं, बिल्कुल यही साबित करने में लगे हो। यही तो प्रॉब्लम है, इनकी बात ही नहीं हो रही है, तभी ये लोग सबके सब प्रवक्ता से लेके सब इसी पे आ गए हैं, न्याय पत्र पे। इनके पास एक ही बात है, हमारा जो ये न्याय पत्र है, बिना पढ़े उस पर बात कर रहे हैं। आप समझिए इसके बारे में। पवन जी कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, कैसे पढ़ेंगे बिना पढ़े? पढ़ने की आज तक किया क्या कांग्रेस ने? आज तक कांग्रेस ने किया क्या? 242 भ्रष्टाचारी तो किए सिर्फ। 1948 में भ्रष्टाचार करना शुरू हो गए थे। अभी मेरी बहन डॉक्टर सुधा मिश्रा बोली थी, सोना इन्होंने 28,000 से 80,000 पहुंचा दिया, 73,000 के तो 80,000 इन्होंने वैसे कर दिए। दूसरी बात, 2014 में 300 रुपए की फीस लेती थी मेरी बहन, आज 2,000 रुपए की फीस ले दी है। आप कह दो क्या 2014 में जो फीस थी वो भी आप ले रहे हैं? विमान पत्र जितने भी। आप ये बताइए डॉक्टर सुधा, आप अगर डॉक्टर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो जो फीस आपकी 2014 में थी वो भी फीस आज ही है। तिलक चावला जो 2014 में सैलरी लेते थे वो भी 2024 में। क्या लोगों की इनकम नहीं बढ़ी? मैंने 2014 में नर्सरी में एडमिशन लिया था और मैं 24 में पीएचडी हो गई। वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। अरे मैडम, इसलिए कांग्रेस पार्टी में अनपढ़ों की कोई कमी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, ये तिलक चावला जी 2003 से जॉब कर रहे हैं, आप सीख लीजिए, आपको जरूरत है। कॉमेडी आप कर रही है चैनल में बैठ के, 73,000 को 80,000 बता रही है, और आलू से सोना आपके नेता निकलवाते हैं, और फिर कॉमेडी हमें करवाते हैं। फिर देखिए, फिर कॉमेडी लीटर को ग्रामों में बता देते हैं, किलो को तोल में बता देते हैं। कॉमेडी आप करते हैं ना, आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। 73,000 का 80,000 कर दिया, कॉमेडी आप कर रहे हैं, नाम मेरा लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया है। जो बैंक में जॉब करना है तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। 2014 में जो प्राइवेट बैंकों में आरएम लगे थे 25,000 से, आज उनकी सैलरी 75,000 है। और सुनिए, एमओयू साइन हुआ 55 देशों से। आज भारत में कितना निवेश बढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम क्या हम इंपोर्ट करते हैं? एक मिनट प्लीज, डॉक्टर सुधा जी, पवन जी प्लीज, एक मिनट एक मिनट सर, एक, हाँ आप ही की बात कर रहा हूं। पवन जी, ये पेट्रोल 100 रुपए सस्ता है या महंगा है? मैं जवाब दे रहा हूं। जब 2014 में हमें सरकार मिली थी, हाँ। इनके राज्य में 81 तक पेट्रोल पहुंच गया था। उन 10 सालों के मुकाबले अगर आज 96 रुपए दिल्ली में पेट्रोल है, हाँ। कितना 15 रुपए बढ़ा।
10 सालों में, और इनके राज में 44 रुपए से लेकर 81 रुपए तक। तो एक सेकंड और, अब मुझे कंप्लीट करना चाहिए। कितना था हाँ, मैं बता रहा हूँ, पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी जो लगता है स्टेट गवर्नमेंट का अलग लगता है, सेंट्रल का अलग लगता है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा बार बार रियायत देती आती है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, किसी ने नहीं कहा था सर, 35 किसी ने नहीं कहा था। किसी ने, भारतीय जनता पार्टी की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है जिसके अच्छा, अंदर ये कहा हुआ भाई कहा सरकार चलिए आ जाएगी, पेट्रोल हम 96 रुपए सस्ता है आप ये कह रहे हो, और जो रसोई गैस जो 1100 नहीं 800 रुपए ना। हाँ, रसोई गैस का बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, अब आप उत्तर दे लीजिए रसोई गैस पे। एक सवाल तो ले लीजिए, मैंने कहा जो 1100 रुपए तक पहुंची जी है, चुनाव आया तो फिर आपने कहा कि 1100 रुपए बढ़ा के 200 रुपए कम कर दिए, उस पर ना 300 रुपए, 800 रुपए का सिलेंडर है। ताली और थाली सर तब बचती ना जब 450 रुपए का सिलेंडर आप जो है, मैं जवाब दे रहा हूं, आप हाथ दे देते जब चुनाव है, आप पूरे देश को आप दे देते सर, क्या दिक्कत थी? 450 रुपए पूरे देश को पूरी हो जाती। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले 14 करोड़ सिलेंडर थे एलपीजी गैस कनेक्शन के, आज 35 करोड़ है। कितना? 35 करोड़। 21 करोड़ इन 10 सालों में बढ़े, उनमें से उन 21 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसे कनेक्शन है जो पीएम उज्ज्वल योजना से गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर, और उनको गैस 600 रुपए में मिलती है, 600 रुपए में मिलती है, तो 900 रुपए सस्ता है। 800 रुपए, 803 रुपए बाकियों के लिए, और 10 करोड़। तिलक जी 70 साल में 14 करोड़ कनेक्शन देता है, लेकिन हमने 20 करोड़ दिए, जिसमें 10 करोड़ तो ऐसे हैं जो पीएम उज्ज्वल योजना से चूल्हा, सिलेंडर और 600 रुपए सिलेंडर लेते हैं। यानी आप 10 करोड़ 600 वाले भी बताइए। अगर आप 800 वाले फॉर्मूला बता रहे थे पवन जी, आप जो पूजा जी एक सेकेंड, पूजा जी आप जो फॉर्मूला बता रहे थे कि महंगाई कम कर दोगे, तो महंगाई कम हो गई? बिल्कुल महंगाई कम है, महंगाई के साथ साथ विकास के काम भी बढ़े हैं, आप उनको भी दिखाइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं महंगाई कम हो गई? देखिए, अगर लोगों की सैलरी बढ़ानी है, आज एक्टिवा कंपनी को स्कूटर अपना 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया, तो खाली स्कूटर पे बढ़ रहे हैं, उनके स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ रही। अच्छा, तो महंगाई के स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ रही है। ओके, उनकी सैलरी वही है। नीरज जी का ऑडियो, नीरज जी, तिलक भाई आपको, हाँ, ये जो घटती वोटिंग है और तीसरे चरण की तरफ चुनाव बढ़ रहा है, अब 7 मई को 94 सीटों पर वोट डालें, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी राजनीतिक दल इस बात के लिए ताकत झोंक दे कि कम से कम यहां वोट प्रतिशत? देखिए तिलक भाई, इस बात को मैं नकार नहीं सकता हूं। जो प्रथम चरण का जो रिजल्ट आया है, वोट प्रतिशत कम हुआ है। सभी दल, मैंने शुरू में ही बोला इससे, सभी दल, सत्ता हो पक्ष विपक्ष सभी के हो, चुनाव आयोग सबने निवेदन किया है कि जनता निकले वोट दे। हाँ। वोट देना हमारा मताधिकार, हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, लोकतंत्र का सबसे महत्तम पर्व होता है। हार जीत अपनी जगह पर है, जिसके पक्ष में वोट आएगा, लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा जनता निकलती है तब उसको तो करना है। और कहा गया है ना, चाणक्य ने कहा है कि सज्जन शक्ति और युवाओं की उदासीनता का ही परिणाम होता है कि वो वोट देने निकलेंगे नहीं। अयोग्य व्यक्ति जैसे आज सत्ता में चल रहे हैं, ऐसे ही काबिज होते हैं। पढ़ाई लिखाई की एक बात हो रही थी, एक नेता है अभिषेक पित्रोदा, जिन्होंने बोला था, अब वो पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर उनकी बोली बातों को पढ़ा लिखा आदमी अगर समझ लेता ना तो बढ़िया समझता। जिसके पास 20 PhD की डिग्री हो, वो व्यक्ति उस चीज पे बोल रहा है जिसका कि जब मैनुअल का चलता था ना, रिजल्ट आता था, मार्कशीट उस समय कंप्यूटराइज निकला हुआ है। और भाजपा के जो गोयल भाई बैठे हुए हैं, नहीं कह रहा हूं कि आप पार्टी का तथ्य गलत रख रहे हैं, लेकिन बताइए, सही चीज बताइए, स्मार्ट सिटी बने क्या? नहीं बने। ठीक, वो मुद्दा उनको सुधार को उठाने एक मिनट आलोक जी जल्दी से फाइनल कमेंट प्लीज। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पवन जी के लिए। ओके आलोक जी का ऑडियो रहेगा। सवाल नहीं होगा, मेरे लिए कोई प्रश्न है? आलोक जी, मेरे लिए कोई प्रश्न है? जी सर, आपके लिए यही प्रश्न है कि क्या आप चुनाव मुद्दों से भटक चुका है इसलिए वोटर उदासीन है? नहीं, वोटर मैं मानता हूँ कि उदासीन नहीं है, 5 से 7% कम हुआ है, थोड़ा सा चिंता वाली बात है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे कारण है उसमें। अत्यधिक गर्मी, टेम्परेचर भी है एक कारण। मैं बार बार सबको दोपहर में 2 बजे किसी को 2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े, वो भाग जाएगा, वो क्यों वोट नहीं जाएगा? तो थोड़ा सा गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी एक कारण है। दूसरा कारण विपक्ष के द्वारा मुद्दों को उस तरह से उठाया न जाना है। देखिए वेस्ट बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई, तो जहां पर भी पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत है वहां वोटिंग परसेंटाइल अच्छा है। जहां पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत नहीं है वहां वोटिंग परसेंटाइल थोड़ा कम। सर वक्त बिल्कुल कम रह गया है, सिर्फ 1 मिनट में लूंगा। पवन जी, लाइव में कमेंट भी आ रहा है बार बार, एक बयान बहुत वायरल हो रहा है और उस बयान की कितनी सत्यता है ये मालूम नहीं, लेकिन उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो संविधान बदलो टाइप का जो मामला चल रहा है,
एक नेता है, बहुत सुर्खियों में भी रहे, पहले कांग्रेस में थे। प्लीज जरा प्ले करिएगा, प्रमोद कृष्णा जी क्या कुछ कह रहे हैं। जो मेरे इस कथन से सहमत है, जरा हाथ खड़े करके मुझे। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। जो मेरे इस कथन से सहमत है, जरा हाथ खड़े करके मुझे। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। ये पहचानते हैं इनको आप? मैं बिल्कुल पहचानता हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया है। कोई आरक्षण नहीं तो के साथ ये हो सकता है पुराना बयान भी हो, लेकिन इनकी तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री के साथ बहुत वायरल हो रही थी, इसलिए क्योंकि आरक्षण का मसला है, बहुत गंभीर मसला है। वो ये कह रहे हैं कि भैया आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं वही जवाब दे रहा हूं। देश के गृह मंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया और बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि देश का संविधान चेंज नहीं होगा और ना ही आरक्षण हटेगा। लेकिन ये बातें मंच से अगर आ रही हैं, इनकी अपनी निजी राय है, भारतीय जनता पार्टी है, भारत सरकार की राय नहीं है। जबकि इसलिए देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया इनकी निजी राय को। नहीं तिलक जी, एक इनकी निजी राय और भारत सरकार की राय में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, इनकी निजी राय की और यही बात अगर कोई कांग्रेस का नेता बोल देता है या विपक्ष का नेता बोल देता तो कांग्रेस जवाब देगी। तो फिर भी आप बोलते कि ये निजी राय है। ये कांग्रेस जवाब देगी कि वो कांग्रेस का बयान है। अभी कांग्रेस ने कहा था ना, पैट सिमरन की बात कर रहे थे, अभी पढ़े लिखे बता रहे थे। नौवीं फेल लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को तो सैल्यूट करते हैं ये, और पीठ समझदार की बातों की बात ज्ञान नीरज जी। ओके पवन जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जी आपका भी, आलोक जी आपका भी, नीरज जी आपका भी, सुधा जी आपका भी, पवन जी आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि वोट किसके पक्ष में जा रहे हैं, किसके पक्ष में नहीं, अहम ये नहीं है। सबसे अहम ये है कि लोकतंत्र हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके भागीदार आप हैं। तो इसलिए वोट डालने जरूर जाइए। अगर आपके क्षेत्र में जब भी मतदान है, वोट जरूर डालिए, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।